करें चर्चा। अब जो कल हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि माणा सांगा सांगा पढ़ा, सांगा के बाद हमें रतन सिंह की बात की, और रतन सिंह 1528 से लेकर 1531 तक राजा रहे, और कोटा के सूरजमल आड़ा के साथ लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद जो शासक बना वो विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल रहे 1531 से लेकर 1536 ईस्वी, 1531 से 1536 ईस्वी। हमने ये पढ़ा कि विक्रमादित्य उस समय ज़्यादा समझदार नहीं था। कहने का मतलब आम मारवाड़ी यूज करें तो बेलखणो हो, अक्ल नाम की बह में चीज को नहीं। ए बात है, राजपाट चलाया करती बिनकी माँ कर्मावती, कर्मावती राजपाट चलाया करती। आ बात गुजरात के बहादुर शाह ने पतो चल जाए कि जो मेवाड़ को जो राज्य बने हैं वो विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य में इतनो खास को नहीं है तो उनकी माँ राज चलावे। तो फिर बहादुर शाह 1533 में करता है आक्रमण। तब कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग उसको दे करके उससे संधि कर ली। रणथंबोर दुर्ग दिया और उससे क्या कर ली, संधि कर ली। और संधि करने के बाद सोचा यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा, एक रणथंबोर देगी बुढ़ा दियो, जबकि कर्मावती के पास तो बहुत से दूर गए। अब की बार अगर जाएं तो हो सकता है चित्तौड़ मिल जाए, हो सकता है कुंभलगढ़ दे दे, इन कोई छोटा छोटा और मिल जाएगा। तो उसने दोबारा आक्रमण का प्लान बना लिया। अब कर्मावती को आशंका हुई कि बहादुर शाह दोबारा आक्रमण करने वाला है, तो उसने पदम शाह के हाथ राखी के साथ 5 लाख रुपए दे करके हुमायूं के पास भेज दिया। उस समय हुमायूं ग्वालियर में था। कहाँ था? ग्वालियर में। अब उस समय ग्वालियर में था। फिर बहादुर शाह आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पे, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, चित्तौड़ के चारों ओर घेरा डाल देता है। ये बात भी पढ़ी हमने। फिर कर्मावती अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने मायके बूंदी भेज देती है, और चित्तौड़ का प्रशासक देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह को सौंप दिया जाता है कि भैया तू ही समझदार है, तू यहाँ को देख ध्यान दे। फिर रावत बाग सिंह को सौंप दिया जाता है और चित्तौड़ का युद्ध होता है। फिर दूसरा चित्तौड़ का दूसरा युद्ध, यानी 5 मार्च से लेकर के 8 मार्च 1535 के बीच, जिसमें रावत बाग सिंह लड़ते लड़ते मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, केसरिया धारण करते हैं। कर्मावती के नेतृत्व में वहाँ पे जोहर होता है। 13,000 महिलाएं जोहर करती हैं, 13,000 महिलाएं जोहर करती हैं। और कर्मावती के साथ उनकी पुत्र वधू जो विक्रमादित्य की घरवाली थी, जिसका नाम जवारबाई था, जवारबाई भी जोर कर रहे थे। अब बहादुर शाह का चित्तौड़ पे हो गया अधिकार। अब चित्तौड़ पे अधिकार होने के बाद हुमायूं को याद आया यार राखी रूखी भेजी थी, वो चित्तौड़ की ओर आने आता है। अब चित्तौड़ आता है तो चित्तौड़ आता है तो बहादुर शाह वहां से भाग खड़ा हुआ और चित्तौड़ आया फिर गुजरात। अब पीछे से बहादुर शाह के ऊपर है मालवा वाले एरिया पर, मालवा वाले एरिया पर हुमायूं कर लेता है अधिकार। मालवा के क्षेत्र को अधिकार में कर लिया हुमायूं ने। इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी, याद हो तो, कि उस समय पुर्तगालियों का इंटरफेयर शुरू हो गया था। पुर्तगाली इनसे कर लिया करते थे, और पुर्तगालियों का जो नेता था वो बहादुर शाह को बुलाता है। बहादुर शाह को बुलाया कि भाई आ जाके अरब सागर में आ जा, दबन द्वीप पे, वहाँ पे आके बात करेंगे करवर की। तो इसी दौरान वो बहादुर शाह अरब सागर में जाता है, पुर्तगाली उसको डुबो कर मार देते हैं, डुबो कर मारे जाते हैं। ये पीछे से चित्तौड़ का राजपाट है। जैसे उनको पता चला कि बहादुर शाह तो मर गया, तो चित्तौड़ के सामंतों ने पुनः चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया और विक्रमादित्य को बुलाकर राजा घोषित कर दिया। पर राजा घोषित तो कर दिया, पर राजा के लायक है था नहीं। अब कहते हैं कि प्रारंभ में राजा बना दिया। अब मैं आपको कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथ की बात बता रहा हूं कि प्रारंभ में विक्रमादित्य को, बाद में कर्मावती प्रशासन चलाती थी। कर्मावती तो है नहीं अब विक्रमादित्य को राजा बना दिया। एक दिन राजसभा चल रही थी और किसी सामंत को उसने डांट फटकार लगा दी, यानी बिना वजह, और कोई भी बात नहीं थी। तो सामंत उसमें नाराज हो गए सारे के सारे। सारे सामंत गए बनवीर के पास। बनवीर के पास जाते हैं कि यार तू है ना चित्तौड़ का प्रशासन कुछ समय तक संभाल ले, कुछ समय तक तू चित्तौड़ का प्रशासन संभाल ले। जब उदय सिंह बड़ा होगा तो उदय सिंह को राजा बना देंगे, पर विक्रमादित्य को हमें हटाएंगे। तो कहते हैं कि प्रशासक बना दिया जाता है बनवीर को। बनवीर उसका प्रशासन चलाता है, बनवीर प्रशासन चलाता है। बनवीर राजगद्दी पे बैठा तो उसके दिमाग में सोचा यार ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कितने दिन इसके राजगद्दी के ऊपर बैठे बैठे प्रशासन संभालना पड़ेगा। उसके मन में राजगद्दी की आ गई और बनवीर ने एक दिन रात्रि को
चित्तौड़ दुर्ग में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये बात पता चली पन्नादाई को। अब पन्नादाई को पता चला कि भाई विक्रमादित्य की तो हत्या हो गई है, अब वो उदय सिंह को मारने वाला है। तो उदय सिंह के प्राणों की रक्षा हेतु पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों को बचाया। और उदय सिंह को लेकर के वो पहले टोडा गई, टोडा के बाद डूंगरपुर के आस्करण के पास आते हैं, डूंगरपुर के आस्करण के पास आते हैं। आस्करण ने वहाँ पे मनाद कर दिया। इसके बाद बेड़च नदी के किनारे कीरतबाई नाई से मिलती है, और कीरतबाई नाई से मिलने के बाद आशा देवपुरिया के पास जाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। और याद रखें कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम तो कमलमेर था। क्या था? कमलमेर। कमलमेर दुर्ग जाती, कमलमेर दुर्ग मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ का उस समय आशा देवप्रिया था। आशा देवप्रिया उसको शरण देते हैं, किसको? उदय सिंह को। और उदय सिंह को शरण देने के बाद उसे अपना भांजा बना लेते हैं भाई, क्योंकि बनवीर को अगर ये पता चल जाता है कि भाई वो उदय सिंह वहां तो मार देगा उसको, तो आशा देवप्रिया ने उसे अपना भांजा बताते उसका लालन पालन किया, उसकी रक्षा की। और बाद में उदय सिंह को 1537 के अंदर, किसको? उदय सिंह को 1537 ईस्वी को राजा घोषित कर दिया। कुंभलगढ़ के अंदर उसका राज तिलक हुआ। कहाँ पे? कुंभलगढ़। अब महाराणा उदय सिंह के पिता तो सांगाई है, माता का नाम कर्मावती। इनकी पहली रानी जवंताबाई है। और जवंताबाई उदय सिंह को जब 1537 में राजा घोषित कर दिया जाता है, बाद में उसका जवंताबाई से भी विवाह होता है। और जवंताबाई अखेराज सोनगरा की पुत्री, पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जवंताबाई से उनका विवाह होता है। जवंताबाई एक पुत्र को जन्म देते हैं जिसका नाम महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप सबसे बड़ा पुत्र था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 जेठ को मिन्नो, चांदनी रात, जूनी कचहरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। महाराणा प्रताप को जन्म कुंडली बोलेगी। महाराणा प्रताप अणका उदय सिंह का क्या बेटा है। अब महाराणा उदय सिंह भी सांगा की तरह वीर नहीं था। इसको राजकाज के बारे में बाह्य दुनिया की समझ नहीं थी, बाह्य दुनिया की समझ नहीं थी। किसको? उदय सिंह। यानी भाई वर्गो युद्ध हो, पर इसमें इतनी समझ नहीं थी। तो इनका राज्याभिषेक कह रहा हूं कि 1537 में कर दिया। 1537 में इसका कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग का ही दूसरा नाम कमलमेर है। उसे ही मत्स्य दुर्ग कहा जाता है, उसे ही महेंद्र दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को ही मत्स्य दुर्ग, महेंद्र दुर्ग, माहौर दुर्ग कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से लेकर 1458 के बीच करवाया था, जिसका शिल्पी मंडन था। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसा है जो किसी रानी के नाम पे बने। अब जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो जोधपुर का मालदेव भी इसमें आया था। जोधपुर का मालदेव, जब राज्याभिषेक होना था महाराणा उदय सिंह का, तो महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक में मारवाड़ की तरफ से मालदेव भी भाग लेता है। कौन? मालदेव। इसके बाद हम बात करें, अगली जो बात है कि अब मेवाड़ के महाराणा बन जाते हैं उदय सिंह, और चित्तौड़ के ऊपर अब भी राज कौन कर रहे हैं? बनवीर कर रहे हैं। चित्तौड़ के, अभी चित्तौड़ किसके अधीन है? चित्तौड़ बनवीर के अधीन है। दासी पुत्र है बनवीर, जो पृथ्वीराज सिसोदिया का बेटा था, पुतल इनकी मां थी। अब बनवीर के हाथ में। अब उदय सिंह और सामंतों को एक बार बुलाता है, तो उसका 2 सामंत ऐसे थे जो उस समय सभा में नहीं आए, जिसमें एक था कुंवरसी तंवर। कौन है? कुंवरसी तंवर। अब कुंवरसी तंवर उसकी राज दरबार में उपस्थित नहीं होते। महाराणा उदय सिंह की बात कर रहा हूं। महाराणा उदय सिंह के राज दरबार में सभी सामंत प्रस्तुत हुए, और एक सामंत ऐसा था कुंवरसी तंवर जो नहीं आए। अब कुंवरसी ये जो तंवर थे ये बनवीर की तरफ चल गए, और बनवीर ने इनका क्या किया? साथ। अब उधर से सेना का नेतृत्व, बनवीर की सेना का नेतृत्व कुंवरसी तंवर कर रहे हैं। अब कुंवरसी तंवर है और उदय सिंह के बीच युद्ध होता है, और इसी युद्ध में बनवीर भी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बनवीर। और महाराणा उदय सिंह का सहयोग जो देता है उस समय मारवाड़ का मालदेव देता है। मारवाड़ का शासक है मालदेव, इनका सहयोग करता है। कुंवरसी तंवर की हत्या कर दी जाती है, और बनवीर की यहाँ पे हत्या कर दी। अब बनवीर की हत्या के बाद महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ मिला। महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ मिलता है, और ये युद्ध जो हुआ था
1540 ईस्वी को मावली नामक गांव उदयपुर में हुआ। कहां पे? मावली का जो युद्ध हुआ था 1540। इस मावली के युद्ध में माणा उदय सिंह ने कुंवर सिंह तंवर की सेना को हराया और इसमें बनवीर की हत्या कर दी। किसके सहयोग से? मारवाड़ के मालदेव के सहयोग से। अब मारवाड़ के मालदेव ने इनका साथ दिया और चित्तौड़ पे इन्होंने अधिकार कर लिया। चित्तौड़ इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब चित्तौड़, पैतृक चित्तौड़ इनको 1540 में मिला। पहले 1537 में ये कुंभलगढ़ के थे, कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक है। दोबारा से ये चित्तौड़ जाते हैं 1540 को। अब उनका दोबारा से वहां पे स्वागत किया गया और दोबारा से इनका औपचारिक राज्याभिषेक किया गया। उदय सिंह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार तो 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ और जब ये जीत करके चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लेते हैं और चित्तौड़ की जनता ने वही खुशियां जाहिर की, क्योंकि बनवीर भी वहां पे निरुकुश शासक था, अपने मनमर्जी चलाता था। अब उन्होंने सोचा कि अब हमारा क्या होगा, थोड़ा भला होगा। तब उनका दोबारा से औपचारिक राज्याभिषेक हुआ और महाराणा उदय सिंह का मालदेव ने सहयोग दिया। इस बात से प्रसन्न होकर के महाराणा उदय सिंह का एक प्रिय हाथी था जिसका नाम बसंत राय था। प्रिय हाथी बसंत राय मारवाड़ के मालदेव को इस उदय सिंह ने भेंट कर दिया। यानी अपना प्रिय हाथी जो बसंत राय था, मावली युद्ध के बाद वो मारवाड़ के मालदेव को दे दिया गया। किसको? मारवाड़ के मालदेव को। कौन सा हाथी दिया? बसंत राय। बसंत राय हाथी भेंट किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक गजब बात आती है, शेरशाह सूरी। अब दिल्ली के अंदर जो राज है, हुमायूं को वहां से भगा दिया जाता है। हुमायूं को भगा करके वहां पर राज कर लेता शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह बन जाता है और वहां पे जो हुमायूं थे वो दर दर की ठोकरें खा करके सिंध प्रांत की ओर चला जाता है। सिंध प्रांत से अमरकोट चला जाता है, अमरकोट के सोडा दे उसका साथ देते हैं। ऐसे वो तो दर दर भटकता रहा। अब शेरशाह सूरी दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। अब शेरशाह सूरी यहाँ पे साम्राज्यवादी नीति का था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो उसने क्या किया, 1544 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहा। 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहा और चित्तौड़ पे आक्रमण की संभावना देख महाराणा उदय सिंह ने पहले ही संधि कर ली और चित्तौड़ दुर्ग की चाबी ली और चित्तौड़ दुर्ग की चाबी जाजपुर में जाकर शेरशाह सूरी को सुपर्द कर दी। बोल साहब मैं तो तारी काली गाय है, ओ मुंह में लियो तीन को, साहब मैं तो ताजा ताजा चित्तौड़ ली है और साहब मारी तो युद्ध करने की हिम्मत है को नहीं। शेरशाह सोची जान दे रहे, चित्तौड़ दुर्ग की कर्ण दे दी चाबी। शेरशाह सूरी का जब आक्रमण की संभावना देख करके महाराणा उदय सिंह ने, चित्तौड़ के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें बिना युद्ध लड़े चित्तौड़ दुर्ग की चाबी शेरशाह सूरी को सुपुर्द कर दी। या किसी बाह्य आक्रांता को या किसी दिल्ली के बादशाह को अपनी चाबियां दे देता है और यह स्थान था जाजपुर। अब दिल्ली के शेरशाह सूरी के अधीन हो जाता है चित्तौड़। क्या? चित्तौड़। अब चित्तौड़ पे राज किसका हो गया? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी ने उसमें एक शम्स खां, सम से खवास का, शम्स खां को वहां का क्या बना दिया? प्रशासक। शम्स खां को वहां का प्रशासक। बोल तू रहेगा चित्तौड़ में। चित्तौड़ का प्रशासक है, शम्स खां को बना दिया गया। अब देखो चित्तौड़ में दो राजा हो गए, एक तो शम्स खां वहां पे अपनी मनमर्जी चला रहे और उदय सिंह, और पिस क्या रही है? जनता। पिस क्या रही थी? जनता। एक बार कहते हैं कि कालीजरा का अभियान, मालवा कालीजरा का अभियान, कालीजरा का अभियान था। उस कालीजरा के अभियान मालवा मध्य प्रदेश में पड़ते हैं कालीजरा की पहाड़ियां। कालीजरा अभियान मालवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत शेरशाह सूरी गए हुए थे और उसी दौरान शेरशाह सूरी की उस कालीजरा अभियान के अंतर्गत मृत्यु हुई। अब जैसे ही शेरशाह सूरी की सूचना महाराणा उदय सिंह के कानों में पड़ी कि शेरशाह सूरी तो टपक गए, एने सोची यो काम ठीक होगी, उसने शम्स खवास खां को वहां से भगा दिया और चित्तौड़ पे पुनः कब्जा कर लिया। परंतु कुछ समय के लिए चित्तौड़ कब्जे में किसके रहा? शेरशाह सूरी के। अब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि अफगान शासक की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक महाराणा उदय सिंह था।
इसके बाद जो बात आती है वह है अरमाड़ा का युद्ध। अरमाड़ा के युद्ध की कहानी बड़ी गजब है साहब। कहानी क्या है, बड़ी रंगीन कहानी है। अरमाड़ा का युद्ध पेपर में पूछा गया है। अरमाड़ा स्थान पड़ता है अजमेर में। शेरशाह सूरी ने जब चित्तौड़ को अपने अधिकार में लिया था, उस समय अजमेर को भी अपने अधिकार में ले लिया था। शेरशाह सूरी ने जब चित्तौड़ को अधिकार में लिया, तब अजमेर को भी अपने अधिकार में ले लिया था। और अजमेर का एक प्रशासक था जिसका नाम था आजी खां, आकिम आजी खां। आकिम आजी खां चित्तौड़ के क्या हैं, प्रशासक बने हुए। शेरशाह सूरी के क्या हैं, प्रशासक। अब कहते कि एक दिन हाकिम हाजी खां माणा उदय सिंह को निमंत्रण पर बुलाते हैं, शाम को महफिल खाने में बुलाते हैं, और माणा उदय सिंह चले जाते हैं। अब माणा उदय सिंह गए और इस खुशी के अंदर वहां पे रंगमंच का प्रोग्राम हुआ। अब रंगमंच का प्रोग्राम महफिल सजी भई। अब हाकिम हाजी खां भी वहां पे शराब का प्याला पिए हुए थे, और उधर है माणा उदय सिंह भी पक्को प्याकड़ उठा बताओ नगड़ हो रहे बोलिया करें यानाड़ा लंगड़ बोलिया करें नगड़े नगड़ पूरो नगड़ पी के तैयार। माणा उदय सिंह भी पी के तैयार हुए। अब एक लड़की थी जिसके उसमें अंदर नृत्य कर रही थी। अब पेड़ आदमी ने बताऊं दो रेखा भैया ही दिखा है नहीं। अब क्या है कि महाना उदय सिंह को वो नर्तकी पसंद आ गई उस महफिल में, और दारू पीड़ आदमी को किन्नी भी मांग लो चाहे दिद्दे था। इस उदय सिंह ने आके माजी को कहा कि ये नर्तकी तू मन्ने दे दे, या नर्तकी तू मन्ने दे दे। पेड़ आदमी किन्नी मांग लो चाहे शाम को तो दे दे, पर सुबह मुश्किल। अब उसने कहा कि दिया। आके माजी खां ने उस नर्तकी के बारे में, जिसका नाम रंग राय था, क्या नाम था, रंग राय, जिसका नाम है रंग राय था, रंग राय नामक नर्तकी उसको दे दिया। रात को बात है, रात ने तो आदमी की में मांग ले, बोले यार गाड़ी दिया, बोले ये तेरे को गाड़ी दिया, ले जा, दे दिया। अब के कहे उदय सिंह का तो दिमाग में का आज नर्तकी आवे, आज नर्तकी आवे, ऐसा करता दिन निकल गया। सुबह फोन करे जियो फोन से उदय से, अरे बोले बा रंगराय कौन भेजी तू, रात अपनी बात हुई का रंगराय ने भेज दू वो। बोल साहब कण कह दी था ना रंगराय, रंगराय तो हमारी महफिल खाने की शान है, ऐसे कैसे भेज देंगे। बोल साहब बात हुई ना अपनी, रात थी दी माने का रंगराय था न दी। बोल बा रात दी पेड़ है ईब कौन दी। माना उदय सिंह थोड़ी प्लेट को भी खिस करो। बोल के बोले दोबारा बताए, बोल कौन दी, रात दी कौन दिया। अब के कर रंग राय ने लेके आके माजी के ऊपर आक्रमण की संभावना प्लान बना लियो। इनने जी को मारवाड़ को मालदेव होनी, जो माणा उदय सिंह को पक्को भाई लो लंगूटी हो यार, माणा उदय सिंह को लंगूटी हो यार कौन है, मारवाड़ को मालदेव। अब मालदेव के साथ विवाद का दो कारण हो गया। मालदेव की एक तो सागी साड़ी, मालदेव की सागी साड़ी, यानी मालदेव को जैसलमेर ब्याह है, और मालदेव की घरवाली का नाम उमादे था, और थनबेरो उमादे तो रूठ के चली गई थी, और उमादे की जगह कौन ले आया था, एक बारमली नामक है दासी को लेके आया था, है ना। बाबूली जा तू बारमली ले जा, मैं आज जाऊं उनको काल जाऊं। अब उमादे की बहन एक है धीर बाई। अब के एक धीर बाई पे कहीं को मना गई, मालदेव को आगे भाई दिले की मानता नहीं मानता तो नहीं मानता। अब उमादे तो थी नहीं, उमादे पहले इसको छोड़ गए, और बाद में बारमली ने बाग बोली दिया। मालदेव का बेरुकुन कौन से जन्म का काला चा बेड़ा है कि पहले तो ल्याण न गए थे उमादे, और ब्याह में बात बिगड़ गई। शादी का बाद में बारमली ले। राजस्थान के इतिहास में एक पहला विवाह हुआ था जिसके रानी के जगह किसी दासी को लेके आया था, और दासी ने ले गयो फिर बागो। मालदेव तो मुंह देखतो रह गए। अब मालदेव एक बाद में के है ए धीर बाई बटियाणी, जो जैसलमेर के राव लूणकरण की बेटी, जैसलमेर के राव लूणकरण, एक ऊपर थोड़ो सो गए पूरे ही मन तो उमादे का बाद में। उमादे के बाद में दिल जान से चाहत हो तो धीर बाई ने, अब धीर बाई सा का ब्याह करना चाहे। अब राव जैसलमेर का जो राव लूणकरण था उसने अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह साथ कर दिया, ले को दिया, उदय सिंह साथ कर दिया। अब दोनों भाई लाहा, दोनों क्या भाई ला। अब देखो धीर बाई का विवाह किससे हो गया,
उदय सिंह के। अब उदय सिंह का और मालदेव का बात बिगड़नी थी। सोचिए यार, कोई बात नहीं, आग लग कर दियो तो कर दियो, पूरे तक भी मालदेव सोची जान दे यार। आगे देखो क्यों, खेरवाड़ा उदयपुर का एक सामंत था जिसका नाम जेतर सिंह था। खेरवाड़ा उदयपुर का एक सामंत था जिसका नाम जेतर सिंह था, और ये उदय सिंह से विद्रोह करके उदय सिंह से वहां से छोड़ छड़ा के मारवाड़ चला गया था, मालदेव की शरण में चला गया। अब मालदेव की शरण में रह रहे। अब एक मालदेव की शरण में जो जेतर सिंह रह रहे हो, एक लड़की जिनको नाम वीर कौरी हो, के हो वीर कौरी। अब भाई लोगों मनी न चले गयो कह पे वीर कौरी पे, उमादे भी गई, धीर बाई भी गई, धीरे बाई भी गई। अब किसकी बारी? वीर बाई। अब वीर कौरी को भी लाना चाह रहा है, कौन है? मालदेव। अब अण के करो जेतर सिंह, आप वाली छोरी को ब्याह कैंस कर दियो फिर उदय सिंह से। उदय सिंह का तो मैंने को त्यार हा, छोरो फूट रो थाली तरिया, और फिर उदय सिंह की शादी। उदय सिंह के 22 रानी आई, कितनी? उदय सिंह के 22 रानी, 17 टाबरा, 5 छोरी, 5 17 तो छोरा और 5 ही छोरियां, 22 के 22 रानियां, 22 संतान उदय सिंह के। तो भैया एक ही की गलतियां तो आप ही देन नागरी है कि नहीं? अब उदय सिंह का विवाह किससे हो गया? वीर कौरी से। अब बताओ, अगर आप उदय मालदेव की जगह होते तो क्या आपके दिल में ऐसी घंटी नहीं बजती कि दोस्ताना नहीं टूटेगा? क्या दोस्ताना टूटेगा? अब केकण को दोस्ताना पहले ही टूट रही हो भाई। पहले इनका दोस्ताना टूटने का कारण क्या था? एक तो धीर भाई और दूसरी वीर कौरी, दो तो ये। अब पतो चल लो कि मालदेव तो एक यो, उदय सिंह तो एक नई और मांगण मांग रही है, और बाकुन सी रंग राय। तो मालदेव कही कितना मैं दूंगा, तो 2 तो मेरे लिए ले गयो है, 2 तो तू मेरे लिए ले गयो है, तो नबी की बार मैं दियोंगा। अण करो लैंडलाइन सा फोन कणे आकी माजी का, उन बीरो हो का मालदेव की कैसा का कौन बने? उदय सिंह की। और मालदेव की जी की 2 बननी ने वो उदय सिंह ले गयो। उदय सिंह ले गयो तो आप पर ली ने अगर यो लेन ना आवे ने तो आपनो अगर कोई कंडो कार्ड्स कहने तो यो मालदेव ही कार्ड्स कह, नहीं तो पक्की बात है कि रंग राय ने ले जाओ। अब उदय सिंह ने किया आक्रमण, उधर मालदेव अपनी लेके आया सेना, और हाकिम हाजी का दिया साथ। और इस युद्ध के अंदर महाराणा उदय सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जितनी पीछे थी उनसे ही मुंह धोना पड़े भाई, है ना। रंग राय उसको नहीं मिली। अया का होया करता राजा, देखो लुगाया खातर लड़ता है, 22 ही बाकी थोड़ी ही 23वीं ले जा रहे हो पागलो, पर अपन के मतलब आगला की कहानी। तो अरमाड़ा का युद्ध का जो कारण था, तात्कालिक कारण, वो रंग राय था। क्या था? रंग राय। और ये जो शेरशाह सूरी का सेना नायक था, जो प्रशासक बना बैठा था, और गलती इसी की थी भैया, दिखाई क्यों? अगर ये दिखाऊं तो नहीं तो उदय सिंह थोड़ी आऊं, तो पहले तो बोले आजा पार्टी करांगा, और पार्टी में उन देख ली रंग राय ने नास्तीन, आगले को मना दी, रात ने पीड़ मांग ली, उन पीड़ है दीदी जिया कई बार 2 दोस्त को नहीं है करें, क्या करें? और भाईला अपा दोनों पक्का दोस्त दे दे 100 रुपया, आगलो दे दे तुरंत हैं। और कई बार देखो कहीं मोटरसाइकिल मांग ली, यार तेरी गाड़ी है ना धक्का मार मार के चल रहे यार, पीड़ आदमी करे खास करके, सादा बुदा कौन करे। अब उदय सिंह के यहाँ पे हो जाती है हार, और हाकिम हाजी खां मालदेव के सहयोग से यहाँ पे जीतता है। आपको इसमें कोई रीजन नहीं पूछेगा, पर यह जरूर याद रखेगा हरमाड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? अजमेर हुआ था 24 जनवरी 1557 की बात। 24 जनवरी 1557 को अरमाड़ा का युद्ध शेरशाह सूरी के सेना नायक हाकिम हाजी खां और उदय सिंह के, जिसमें इस हाकिम हाजी खां का सहयोग किसने दिया? मालदेव ने, जो उदय सिंह का लंगोटिया यार था, परंतु यारी में के पड़ गया भंग। अब देखो उदयपुर नगर की स्थापना कैसे होती है? उदयपुर नगर की स्थापना कैसे होती है? देखो महाराणा प्रताप को भी बेटे ब्याह कर रखे है, और बूढ़ी अणक तो वंश ईश्वित हो भाई। महाराणा प्रताप के भी छोरो हो रहे उन टाइम में, अमर सिंह, और यो ब्याह की तैयारी करना अग्र उदय सिंह। जो 1557 की बात थी, 1557, उस समय तो महाराणा प्रताप का भी विवाह हो चुका था,
महाराणा प्रताप का भी विवाह हो चुका था और महाराणा प्रताप का 59 में तो एक लड़का भी होता है महाराणा प्रताप के। क्या होता है? लड़का। अब क्या था, मैं आपको बताता हूं कि उदयपुर की स्थापना का पीछे कारण क्या था। महाराणा उदय सिंह के बड़े पुत्र हैं महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के एक बेटा जन्मता है जिसका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म 1559 में होता है, 1559। अब महाराणा उदय सिंह बना दादा। आज की ताजा खबर, महाराणा उदय सिंह क्या बने हैं? दादा। भाई और कर देते तो उतना भी पापा बन जाए को। तो महाराणा उदय सिंह उस समय दादा बने। अमर सिंह का जन्म हुआ है, महाराणा प्रताप यहां पे पापा बने। अब के एक छोरा को जन्म के बाद में जड़ुल्लो तारण की तो रीति अपना हो गई है, वह को नहीं हुए जड़ुल्लो तारण की हुए ने। तो के महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह अपने पुत्र अमर सिंह को जड़ुल्लो लेके पहली बार चित्तौड़ से कुंभलगढ़ एकलिंगनाथ जी के मंदिर में गया, क्योंकि इनका कुलगुरु क्या था? एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी का मंदिर पर उड़ने सोचो चाल है आपका पेट्टे ले लियो पुत्ते ने, चल बेटा हमरा तेरे सागा सागा जुड़ुल्लो तार लिया हुआ आपा घूमे आवा दोनों दादो पोतो। अब क्या आ गया, उदय सिंह जब पहली बार यहाँ चित्तौड़ से बाहर तलाटियों में निकले, क्योंकि कहते ना मैंने बोला था कि महाराणा उदय सिंह को बाह्य परिवेश का इतना नॉलेज नहीं था, तो महाराणा उदय सिंह को ये हरा भरा हरियाली युक्त क्षेत्र बड़ा पसंद आया और इस क्षेत्र में खुला जंगल था, खुले आसमान के नीचे खुला जंगल हरियाली युक्त। महाराणा उदय सिंह का मन लगा, महाराणा उदय सिंह का यहाँ पे मन लगी। सूचना भिजवा दी कि दादो पे पोतो कुछ दिन बाद आवांगा आराम से। टहलते टहलते एक ऋषि से मिले जिसका नाम था प्रेमगिरी। एक प्रेमगिरी नामक एक ऋषि से मिले। कौन है? महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह को उस प्रेमगिरी ऋषि ने कहा कि अगर यहां पर दुर्ग बनाया जाए, यहां पे नगर बसाया जाए, तो मेवाड़ राज्य में समृद्धि आएगी। कि मेवाड़ राज्य समृद्धि में फल फूलेगा। पर उससे पहले महाराणा उदय सिंह ने यहां पे एक मोती महल बनवाना शुरू कर दिया था, जो आज मात्र ये है खंडारोमा बाग। उदयपुर की जब स्थापना हुई तब सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने मोती महल बनवाया, जो आज वर्तमान में खंडारे नुमा बचा है। ये उदय सागर झील के किनारे है। किधर है? नहीं सॉरी, फतेह सागर झील के किनारे बना है। फतेह सागर झील के किनारे आज वहाँ पे फतेह सागर झील भी है, पर उससे पहले यहाँ पे मोती महल था जो आज खंडरनुमा है। अब कहते हैं कि योगी प्रेमगिरी के कहने पर उनकी तलहटियों में पहाड़ी पे बनाया था मोती महल, और उनकी तलहटी में इस योगी प्रेमगिरी के कहने पर इन्होंने 1559 ईस्वी को उदयपुर नगर की स्थापना कर दी। महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र अमर सिंह के जन्म पर एकलिंगनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, ये बात मैंने बताई। और यहाँ पे फतेह सागर झील के किनारे वहाँ पे मन आ गया उस क्षेत्र पे, तो उसने मोती महल बनवा दिया। बाद में प्रेमगिरी से मिले, प्रेमगिरी ने कहा कि इस तलहटी में अगर इस राज्य की स्थापना होती है, नया नगर बसाया जाता है, तो मेवाड़ में समृद्धि आएगी। अब इस बात को मानकर उदयपुर नगर की स्थापना किसने कर दी? महाराणा उदय सिंह ने 1559 को उदयपुर नगर की स्थापना हुई। इसी जगह यहाँ पे उदय सागर है, झील का निर्माण भी महाराणा उदय सिंह ने करवाया। इसके बाद की जो बात आती है वो है जैताना का युद्ध। जैताना का युद्ध क्या था, उसके पीछे रीजन क्या था? ये बात 1555 की थी, 1555। जबकि सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया वो 57 वाला पढ़ लिया, 24 जनवरी 1557 हरमाड़ा का युद्ध। उससे पहले की घटना है कि महाराणा उदय सिंह प्याकड़ो पिया कर तो, और पिए बाद में आदमी रोज बहुत आवे, दुख बहुत गावे आदमी। अब महाराणा उदय सिंह पी प्या के ने एकदम टल्ली हो रहे हो, और महाराणा प्रताप बठे आ रहे हो। बोले पापा श्री यहाँ के करो हो? बोले बेटा गेलड़ा दुख याद आवे हैं,
पर वह गिलड़ा दुख के हा कि महाराणा उदय सिंह को उस समय के वहाँ के छोटे मोटे जो राजा थे ना, उन्होंने शरण नहीं दी। ये दुख तो वह बात याद आ गई कह महाराणा उदय सिंह को। और ये बात महाराणा प्रताप सुन रहे, बोल पापा श्री ऐसा कौन सा दुख है जो थाने अंदर ही अंदर सताए जान ना हैं थे इतना बड़ा उड़ बड़ा हो के थोड़ी रोया करें। और वो डंडे कितने खिलकी मारे। महाराणा उदय सिंह ने कहा कि भाई ऊँटे बेटा अपने पे कष्ट आने, जब भलो हो पन्ना को जब मेरा प्राण बचाया, पर डूंगरपुर को आस्करण होने जो आज अपना टुकड़ा पे पड़े, जो आज अपने टुकड़ा पर आश्रित है, उन्हें एक दिन आपने आश्रय भी कौन दियो। एक दिन को बोला पापा यह बात थोड़ा सो महाराणा प्रताप बुछड़ू स्वभाव को थार ली त्रिया के हो बुछड़े स्वभाव को इतनी कहता है महाराणा प्रताप सेना ली और डूंगरपुर का आस्करण के ऊपर क्या कर दियो आक्रमण। जैताना युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप के जीवन का पहला युद्ध था ये। महाराणा प्रताप के जीवन का पहला युद्ध जैताना का युद्ध 1555 में, जब वो राजा भी नहीं बने थे, सिर्फ राजकुमार थे। वो क्या थे? राजकुमार। तब महाराणा प्रताप का ये प्रथम युद्ध था। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ का पप्पा होया करता भाई पेड़ा। अब जो कारण है, अब आता है चित्तौड़ का तीसरे युद्ध के कारण। ध्यान से सुनना, एक एक बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। कहानी याद हुए नहीं तो इस पे अपना आप ही याद है। उस समय मेड़ता नागौर के शासक हैं जयमल राठौड़। मेड़ता नागौर के शासक हैं जयमल राठौड़। अब दिल्ली के बादशाह हैं अकबर। दिल्ली के कौन है? अकबर। दिल्ली में हुकूमत अकबर की है और अकबर अपने साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने हेतु, अपने साम्राज्य को बढ़ाने हेतु उसने सबसे पहले नागौर पर आक्रमण कर दिया। और नागौर का उस समय शासक था कौन है? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ था। अब जयमल राठौड़ मेड़ता नागौर से भागते हैं और भागकर उदय सिंह के पास आ जाते हैं। किसके पास आ गए? उदय सिंह के। अब उदय सिंह के पास आने का कारण क्या था? एक रीजन सुनिएगा। जयमल की बहन का नाम है फूलकवर। फूलड़ी थी सब के फुल्ली थी फूलकवरी। फूलकवरी को ब्याह फतेह सिंह को सगो तो, जिसको इतिहास में इतिहासकार फत्ता भी लिख देते हैं आजकल किताब वाले। मूल नाम क्या था? फतेह सिंह। और फतेह सिंह के आमेट राजसमंद के, आमेट राजसमंद के। जयमल की बहन फूलकवरी का विवाह फतेह सिंह के साथ हुआ, यानी फत्ता के साथ हुआ। और ये फत्ता महाराणा उदय सिंह की सेना में सेनापति। क्या है? सेनापति। अब कहाँ आएगा भाई किसके पास? बहना के पास आएगा। ये फतेह सिंह के पास आया। फतेह सिंह ने इसे मिलवाया उदय सिंह से, साहब मारा मेड़ता शहर बटा अकबर आक्रमण कर दियो, देख लो थे थारे के अन्न शरण देवा कौन देवा। तो कहते हैं महाराणा उदय सिंह ने कहा कि आप उरी रख लो और अन्य जाजपुर दे दो। क्या दे दो? नहीं, बदनौर भीलवाड़ा दे दो। बदनौर भीलवाड़ा का एरिया उदय सिंह ने अपनी जुबान से दिया। बदनौर भीलवाड़ा इस जयमल राठौड़ को दे दिया। मेरी बात समझ में आए क्या? अकबर ने चित्तौड़ के आक्रमण के कारण बता रहा हूं कि चित्तौड़ पे आक्रमण क्या हुआ। 1562 में अकबर ने नागौर के किले का किलेदार जयमल राठौड़ था, उस पर आक्रमण करता है और जयमल राठौड़ उदय सिंह के पास आ जाता है और उदय सिंह से फतेह सिंह इनकी मुलाकात करवाता है। कौन करवाता है? फतेह सिंह उनको मिलवाता है। और महाराणा उदय सिंह इस जयमल को बदनौर का परगना जागीर में देते। भाई बोल कोई बात नहीं, तू अपने बदनौर को एरियो से मार ले। एक कारण तो ये बना, यानी जयमल राठौड़ को शरण दे रखी थी। एक है 1562 में मालवा मध्य प्रदेश का शासक बाज बहादुर था। मालवा का शासक बाज बहादुर है और बाज बहादुर पर जब आक्रमण करता है तो मालवा का बाज बहादुर उदय सिंह के पास आ जाता है। किसके पास? उदय सिंह के शरण में आ गया। उदय सिंह ने पहली बार मुट्ठी बीच की हिम्मत दिखाई। क्या समझा? ऐसे पहले कोई हिम्मत कौन दिखाई। जब अकबर ने लैंडलाइन से फोन किया कि भैया तेरे को जो बाज बहादुर वो मन दे दे,
मना कर दियो बंदा पहली बार हिम्मत दिखाई, नहीं तो बस रानिया में बिजी हो। पहली बार की दिखावाई हो हिम्मत, और बाज बहादुर को देने से क्या कर देता है, मना। इसी का परिणाम होता है चित्तौड़ का युद्ध। अब 23 अक्टूबर की बात है, कब की, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को, 23 अक्टूबर 1567 को अकबर अपनी सेना दिल्ली से चलता है और मंडलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते में चित्तौड़ आन खड़ा होता है, चित्तौड़ आ जाता है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते होते कहाँ गया, चित्तौड़। अब चित्तौड़ के चारों ओर क्या डाल दिया, पैरा। चित्तौड़ के चारों ओर से चित्तौड़ को घेर लिया। अब चित्तौड़ को घेरने के बाद चारों ओर से रास्ते ब्लॉक है। युद्ध की पूरी तैयारी अंदर से चल रही है चित्तौड़ दुर्ग के, क्योंकि मैंने बताया था चित्तौड़ दुर्ग को घेरने के बाद सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो महाराणा उदय सिंह, जयमल राठौड़ और फतेह सिंह के बीच आपसी बातचीत होती है। फतेह सिंह महाराणा उदय सिंह को कहते हैं कि महाराज, अपना इतिहास एक ही बात को दोहरा रहे बार बार कि यहां का जो राजा रहा है अमूल, युद्ध के अंदर वीर गति को ही प्राप्त हुए। इस रीत को बदलिए। अगर आपके प्राण सुरक्षित रहे, तो पुनः आप सेना एकजुट कर सकते हो। आप ये चित्तौड़ दुर्ग छोड़ के जाइए। ये महाराणा उदय सिंह को फतेह सिंह कहता है। तो कहते महाराणा उदय सिंह उसे में मना कर देते हैं एक बार तो, परंतु सामंतों के कहने से फिर महाराणा उदय सिंह एक बात कहता है, तो ऐसा करते हैं, आप चित्तौड़ दुर्ग के अंदर से कमान संभालिए और मैं चित्तौड़ दुर्ग से बाहर से इसकी कमान संभालता हूं। जब चित्तौड़ दुर्ग पे आक्रमण होगा तब मैं पीछे से अकबर की सेना पे आक्रमण कर दूंगा। बोले हाँ साहब, ठीक रहेगी। तो महाराणा उदय सिंह उस समय अपनी सेना का जो नेतृत्व संभला के गए थे वो तो अपने जयमल और राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया। फतेह यानी फतेह सिंह सिसोदिया, जयमल फत्ता बोलते हैं इसको। जयमल तो के है साड़ो और फत्तो के है बणई। साड़ो बणी है जयमल फत्ता, और जयमल फत्ता को वहां का सेना का नेतृत्व संभाल के स्वयं कुछ सामंतों के साथ, कुछ सैनिकों के साथ गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया। कहते हैं कि कई दिन ऐसे बीते, कई दिन तक ऐसा चलता रहा, घेराबंदी बन नहीं रही। अकबर ने सोचा यार उदय सिंह दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, युद्ध हो क्यों नहीं रहा, उदय से अंदर से कोई हलचल क्यों नहीं है। तो चित्तौड़ दुर्ग को वैसे जीतना भी बड़ा मुश्किल था, चित्तौड़ दुर्ग को जीतना भी बड़ा मुश्किल था। तो क्या करता कि अकबर है उस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार से तो जाना मुश्किल हो गया, दीवार को तोड़वाता। क्या करता, दिन में ऊपर गोला बरसाया करता तोप से दीवारों पे, चित्तौड़ पे, और दीवारा में हो जाता मुरखला समझ रहे हो, छेद हो जाते। अब छेद हो जाता, नहीं सोचा करती काल उरे का रास्ता और बना लेंगे। रातों रात वो मूर्खला के कर दिया करता बंद। चित्तौड़ दुर्ग की क्यों जाती रातों रात है रिपेयर होगी। दिन के अकबर उठे आंख मुसड़ तो बोले मोर गला करे आप और सी जान खातर बह खड़े। बोले साहब बह तो दिखे ही को नहीं। अरे बोले जा खड़ रही अपा कालू रे कड्या रास्तो गोला बरसाया रिपेयर कर। तो बोले कि साहब एक अंदर कोई आदमी है जो रिपेयर करना करे। अरे बोले वो आदमी कौन है, बे आदमी को तो फिर पटो। बोले साहब जो नागौर आड़ो जो जयमल हो रहे हैं जो थारे से भाग के आयो वो है। अकबर सोचे एन तो अपने कहानी मिला लेंगे। तो जयमल का संदेश भिजवायो। अरे बोलो कि मैं पीसा टक्का ले ले है ना, अब तना उल्टो ही कह दे दूँ तेरो नागौर दे दूँ, तू बावड़ा यो एरियो छोड़ और तूरे से चल बन तन्ने पीसा ही पीसा में खेल लगो। तो जयमल नाट गयो। बोल पीसा राख तेरा चुप कैसे यार, तो उरे ही रहेगा और अपन यो मेवाड़ आगलो संभड़ा के गए है। जब तक हमारा प्राण है ने तब तक तो मैं मेवाड़ है छोड़ना को नहीं, चाहे तू कालो जुआ जाए। जयमल चले जाए। जयमल जाने के बाद में फिर भाई वो कर ले बीच कमी, तोप का गोला बरसाया जा, चित्तौड़ का क्या कर दिया जा, छिद्र कर दिया जा। अकबर सोचेगा आज रात ने बात
आज रात ने इन्हें दोबारा गोला बरसाऊंगा। तो कहीं कबार रिपेयरिंग करा हा, जब अपने उन टाइम लाइट तो होती को नहीं, लाइट का साइन था होता मसाल होती, तब उन छेद का मैं टांग लटकती दिखी। बोले यो है कौन सो के लटकती दिखी टांग, और वह टांग कहेंगी जयमल की, जयमल की रिपेयरिंग करना। अगर अकबर एक बंदूक रखा कर तो जी को नाम संग्राम, अकबर कर उन टाइम में बंदूक ही, जब बंदूक को नाम के हो संग्राम, आप वाली बंदूकड़ी को लगा के निशान हो और जयमल की टांग पर मारी, जयमल धड़ देसी नीचे पड़े। दूसरे दिन के युद्ध की संभावना और बढ़ गई, युद्ध की संभावना बढ़ी और लगा कि भाई अकबर की सेना का आमना सामना ही करना पड़ेगा। तो कह जिको फतेह सिंह सिसोदिया हो, और फतेह सिंह सिसोदिया जो इन जयमल राठौड़ का जो बहने ही था, और इसी जयमल राठौड़ के साथ एक आया था वीर कल्ला, वीर कल्ला जो जयमल राठौड़ के भाई का बेटा है, जिसके पिता का नाम क्या था, आस सिंह था। क्या था, आस सिंह का बेटा था। वो भी आपकी बुआ का मिलन ना जो कौन है, वीर कल्ला। तो वीर कल्ला ने फतेह सिंह को कहा, उल्फूफा जी थे है ना, सेना को कमान संभालो, और बोलो तू टब्बर है, तू रहने दे। बोलो इनका विश्वास तो करो मेरे पे, एक सेना की टुकड़ी मनने दे और एक लियो थेर कपाट खोल लो, युद्ध लड़ांगा। जयमल बेचारो घायल थोई। अब जयमल बोलियो कि मन्ने भी ले लियो, मैं भी काम आऊंगा। अरे बोले तेरे लाग रही है टांग का, तू रहने दे। तो वीर कल्ला बोले ना ना, मैं मेरे ताऊ ने कंधा पे उठा लूं। तो वीर कल्ला ने जयमल फत्ता को अपने कंधों पे उठा लिया, और दो तलवार हो गई जयमल के पास, और दो तलवारें वीर कल्ला के पास। चार हाथों से लड़े थे वीर कल्ला, अपने शरीर के ऊपर, अपने बाहों कंधों के ऊपर किसको उठा लिया, अपने ताऊ को, और युद्ध में लड़ा, और लड़ते लड़ते वीरगति को भी प्राप्त हो गया। अब ये जो घटना थी, ये घटना है 25 फरवरी 1568 की, जबकि आया कब था, 23 अक्टूबर 1567 को। घेरा रहा इतने दिन, तो ये आपसी बातचीत चलती रही, अपन तो थोड़े टाइम में समेट दी, इतनी बड़ी बात ने, है ना। और ये बात 25 फरवरी 1568, 25 फरवरी 1568 को जयमल राठौड़, फतेह सिंह सिसोदिया और वीर कल्ला लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इन्होंने केसरिया धारण किया, लड़ते लड़ते मरना मतलब केसरिया धारण किया। इन तीनों ने किया केसरिया धारण, लड़ते लड़ते मारे गए। और जयमल की जो बहन थी, जिसका नाम है फूले कंवर था, जो इस फतेह सिंह की क्या ये पत्नी है, और वीर कल्ला की ये बुआ है। क्या है, बुआ। इस फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ यहाँ पे जौहर। क्या हुआ, जौहर। और केसरिया और जौहर मिलकर कहलाता है साका। अब चित्तौड़ का ये तीसरा साका है। कितना, तीसरा, क्योंकि पहला जो साका हुआ है ना, फर्स्ट, वो 1303 को, दूसरा जो हुआ है, सेकंड जो हुआ है 1535 को, और तीसरा जो थर्ड साका हुआ था वो 5 फरवरी 1568 को हुआ है। 1303 को रावत रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के बीच, और 1535 में रावत बाग सिंह और बहादुर शाह के बीच, और तीसरा 1568 वाला अकबर और जयमल फत्ता के बीच हुआ। अकबर इसमें जीत जाते हैं, और कहते हैं कि अकबर ने यहाँ पे कत्लेआम का आदेश दे दिया। किसका, कत्लेआम का। 30,000 लोग मारे गए उस समय। कितने, 30,000 लोग। क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग था जो रिहायशी दुर्ग था, जिसके अंदर जनता भी रहती थी, सैनिक भी रहते थे, राजा भी रहते थे, पूरी की पूरी प्रजा ही कहाँ रहती थी, चित्तौड़ दुर्ग। और 30,000 लोगों को कत्लेआम कर दिया था। कत्लेआम कर दिया था किसने, अकबर ने करवा दिया था। अब क्या है कि अकबर विजय हो जाता है। अकबर विजय के बाद बोले रे वो उदय सिंह खड़ा है, बोल साहब वो तो सिलेजड़ी भाग गयो, और बोल गयो खड़े है, बोल गोगुंदा, बोल पहाड़ियां में ढूंढो। और ढूंढने के लिए
अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा। किसको भेजा? हुसैन कुली खां को। किस व्यक्ति को भेजा? हुसैन कुली खां को। यानी उदय सिंह का पीछा करने हेतु अकबर ने किस व्यक्ति को भेजा है? हुसैन कुली खां को भेजा। हुसैन कुली खां को भेजता है, ठीक है। इसके बाद देखो अकबर ने संग्राम नामा बंदूक से जयमल फत्ता को घायल किया था, सबको पता है। फत्ता, सिसोदिया, जयमल फत्ता और वीर कल्ला के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। तीनों की छतरियां भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है। जयमल की, फत्ता की और वीर कल्ला की, तीनों की छतरियां का है चित्तौड़ में। अब बात आती है कि वीर कल्ला नहीं तो जयमल फत्ता, जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया की वीरता से अकबर बड़ा प्रभावित हुआ। अकबर ने उनकी जाकर के आगरा का जो किला था ना, आगरा के किले के आगे उनकी मूर्तियां लगवा दी, गजारूढ़ मूर्तियां लगवा दी। किसकी? जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां अकबर ने आगरा के किले पे लगवा दी। अब आप सोच रहे हो दुश्मन की मूर्तियां, दुश्मन की मूर्तियां इसलिए लगवाई कि उनकी वीरता को वो सैनिक क्या करें? याद करें कि दो व्यक्ति से जो 30,000 की सेना का पसीनों ले दियो, दो व्यक्ति। तो जयमल फत्ता की जो छतरी है वो चित्तौड़ में, वीर कल्ला की जो छतरी है वो भी चित्तौड़ में, और जयमल फत्ता की गजारूढ़ जो मूर्तियां बनवाई थी आगरा के किले पर अकबर ने लगवाई। अब कहीं अकबर का बाद में था बेरो जो शासन काल चाले, अकबर का बाद है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद है औरंगजेब राजा बना। औरंगजेब जब दिल्ली का बादशाह बना तो आगरा चले गए एक बार। अरे बोले ये अपने पूर्वजों की मूर्तियां लाग रही हैं। औरंगजेब को नहीं पता था कि जयमल फत्ता की मूर्तियां। औरंगजेब ने पूछा कि ये अपने दादो साहब लगवाई मूर्तियां कहीं की हैं? आपने कोई वीर से नहीं? बोले साहब बावड़ी बात ना करो, थारा दादा हो रहा नाक में सिड्डू ले आ दियो ना, जयमल फत्ता है। बोले ऐ के थी? बोले अकबर का आप थारा दादा और जो अकबर हो ना पूर्वज है उनका नत गाल दिए ना बिना ब्याह। औरंगजेब का दिमाग बोला ना तुरंत हटाओ। जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां आज आगरा के किले पर है, नहीं है। औरंगजेब ने उसको क्या करवा दिया? तुरंत नष्ट करवा दिया। औरंगजेब ने उनको मिटवा दिया। जब वे अकबर थे तो अकबर के समय अपने बीकानेर का शासक था एक राय सिंह, बीकानेर का राय सिंह। अब बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ को बनवाया। बीकानेर का जूनागढ़ गढ़ चिंतामणि कहते हैं। उसी गढ़ चिंतामणि के आगे आज अगर कभी बीकानेर जाते हो ना तो गजारूढ़ मूर्तियां हैं दो, जयमल और फत्ता की। कभी बीकानेर आपका जाना पड़े, जूनागढ़ आपका देखने का मन करे और आपको जूनागढ़ में सेल्फी लेने का जी करे तो आप ट्रेन से टिकट लेना और बीकानेर रवाना। तो वहां पे गजारूढ़ जो मूर्तियां आज भी हैं, वो गजारूढ़ मूर्तियां राय सिंह ने बनवाई थी। किसने? राय सिंह ने। राय सिंह ने लगवाई थी जूनागढ़ के बीकानेर में। तो जयमल फत्ता और वीर कल्ला की छतरियां कहां? चित्तौड़ में। वीर कल्ला ने अपने ताऊ जयमल राठौड़ को कंधों पर बैठाया था। 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं, शेषनाग का अवतारी कहते हैं, केहर कल्याण कम धज योगी इनका नाम है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवता जो दूल्हे के भेष में मरा था। इसने वचन दिया था कृष्णा को। किसको? कृष्णा को। अब मैं थोड़ी वीर कल्ला की कहानी बताता हूं। वीर कल्ला एक बार भीलों के ग्रुप में, किसके? भीलों को, भील वहां पे परेशान करते थे, भीलों के ग्रुप में झुंड में वहां पे सहयोग करने हेतु चले गए। एक लड़की थी जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा वीर कल्ला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी और जब कंधे से कंधा वीर कल्ला का टच हुआ तो इसको आपस में वो हो गया। किसको? वीर कल्ला और कृष्णा उस युद्ध मैदान में एक दूसरे को वो कर बैठे, प्रेम हो गया भाई दोनों को। दोनों ने एक साथ युद्ध लड़ा था। अब वीर कल्ला वहां से चल पड़े, उसकी आंखों में आंसू आए। बोल कहां जाओगे? मुझे भी साथ ले चलो। तो वीर कल्ला ने कहा कि तू इंतजार कर, बंदा आएगा, है ना। शादी का वचन दिया और वीर कल्ला ने कहा कि शादी करेगा तो बंदा तुझसे ही करेगा, अन्यथा शादी ही नहीं करेगा। ऐसी बात कृष्णा को कहकर ये चल पड़ा। कहते हैं कि किंवदंतियां हैं, किंवदंतियों आधारित बात बता रहा हूं कि वीर कल्ला जब चित्तौड़ के युद्ध में लड़े ना
तो इसकी गर्दन कट गई। क्या कट गई? गर्दन। गर्दन कट के धड़ से अलग होगी, तभी शेषनाग का क्या कहते हैं? अवतारी कहते हैं। कम ध्वज योगी कहते हैं, केहर कल्याण कहते हैं इनको। तो कहते हैं कि प्राण नहीं निकले, दिया वचन अब आडे नहीं आ रहा था, और कहते हैं कि धड़ चल पड़ी। कमाल की बात है। वीर कल्ला की धड़ किंवदंती बता रहा हूं, वास्तविकता नहीं, किंवदंती बता रहा हूं। मैंने बोला कि क्या बता रहा हूं? किंवदंती। किंवदंती है, सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं, आप सुन के अगली पीढ़ी को बताना। तो वीर कल्ला की धड़ चल के चल पड़ती वहां से, और वचन मुताबिक कृष्णा के पास जा ठहरा। अब कह दे आंख नहीं है तो चला कैसे? ये आपकी टेंशन नहीं है, ये आपकी टेंशन नहीं है। कृष्णा कुमारी की उसने मांग भरी और रनेला गांव में इनकी मृत्यु, और वो उसके साथ हो गई सती। ये किंवदंती है। राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जो दूल्हे के भेष में मरा वो है वीर कल्ला, जिसे केहर कल्याण कमध्वज योगी कहा जाता है, जिसका मूल नाम केसर सिंह था। जिसका मूल नाम है केसर सिंह था। बिल्कुल, वीर कल्ला का मूल नाम है केसर सिंह है। वीर कल्ला का मूल नाम केसर सिंह है। सामियाना गांव के रहने वाले हैं। आज सिंह इनके पापा का नाम है। मीरा के ये भतीजे हैं। फूलड़ी को भी युके है भतीजो है। चार हाथों वाला लोक देवता शेषनाग का अवतारी केहर कल्याण, कल्याण नहीं लिख रखा, ये मैं लिख देता हूं, केहर कल्याण कमध्वज योगी कहा जाता है। केहर कल्याण कमध्वज योगी किसके नाम है? वीर कल्ला के। वीर कल्ला की मृत्यु हो जाती है। अब वापिस चित्तौड़ में कौन आते हैं? उदय सिंह। और उदय सिंह उस ध्वस्त किले के अंदर फिर राज शुरू कर देते हैं अपनी रानियों के साथ। अब कहते हो कि 30,000 में बच गई थी कि जी बच रही थी, टाबर भी बच रहा, टाबर टीकरा सागई भाग्यो हो, बीरो एक कल तन रोटी कुंड बना के गल लगी तो समेत टाबरा सागई गए हो। युद्ध मैदान के अंदर सिर्फ सेना बची थी और कुछ सैनिक बचे हुए थे। इसके बाद क्या होता है साहब? अभी जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के आगे जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। क्या औरंगजेब को ये रास आई? नहीं आई। औरंगजेब ने इनको तुड़वा दिया। बताया था ना कि औरंगजेब ने पूछा रहा ये आपने पूर्वजा की है कि आपने कोई से विषय से नहीं कहे? बोले ना ना, थारा दादा औरंगनाथ का लड़ है बे, बोल हटवाओ तुरंत। इसके बाद बीकानेर के राय सिंह की बात की मैंने। बीकानेर के राय सिंह ने जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ पे लगवाई हुए, और जूनागढ़ को ही गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, जिसका जो शिल्पी था वो करमचंद पवार था। अकबर ने चित्तौड़ के किले में कत्लेआम करवाया और 30,000 लोगों को मरवा दिया, ऐसी बात हुई थी। अकबर ने चित्तौड़ का प्रशासक जो बनाया था, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जयपुर तक जाएगी साहब, कि चित्तौड़ युद्ध के बाद अकबर ने वहां का प्रशासक किसको बनाया? अब्दुल मजीद आसफ खां। आसफ खां को बनाया है। किसको? ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, पर याद रखिए आसफ खां। यही आसफ खां आगे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने भी लड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये आसफ खां जो है ये वहां चित्तौड़ का क्या बना? प्रशासक। चित्तौड़ का बन गया जी ये प्रशासक। कर्नल जेम्स टोड एक बात कहते हैं कि सांगा और महाराणा प्रताप के बीच से महाराणा उदय सिंह के इतिहास को अगर निकाल दिया जाए तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम कलम से लिखा जाएगा। जय में उदय सिंह ने कोनी, सांगा और उदय महाराणा प्रताप के बीच में दो आए, एक तो बेलखणो विक्रमादित्य गैला कैसा करने लग गैला थोबू। इसके बाद उदय सिंह मतलब ठीक था, परंतु उसे बाह्य लोगों से कैसे बातचीत करते ये नहीं पता था, क्योंकि एक लो खाए और एक लो पड़े मकान में रखा करता ही तो बारी लोगों को ज्ञान ने कम हो, तो थोड़ा सा कम कारण था ये। अब 28 फरवरी 1572 को ओड़ी को दिन हो और थनबेरो को ओड़ी का को ब्याह होनो हो, फागण की पुण्यम ना ओड़ी को ब्याह हो और गागरे का लागी आग और ओड़ी जल के मर गई। ओड़ी जल के मर गई। ओड़ी मनाई जावा अपने राजस्थान में, ओड़ी अपने फागण की पुण्यो नाम है। ओड़ी को दिनों फागण पूर्णिमा को दिनों 28 फरवरी ने महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होगी। ओड़ी वाले दिन की होगी मृत्यु। ओड़ी वाले दिन की हुई
मृत्यु हुई कहीं की महाराणा उदय सिंह। अब महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 में मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद इनको गोगुंदा की पहाड़ियों में, गोगुंदा की पहाड़ियों में इनका दाह संस्कार होता है। क्या होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में इनका दाह संस्कार हुआ। पर कई जो रानियां इन्हें बड़ने ज्यादा प्रेम हो, जो एक तो बात धीरबाई लूण करने वाली, एक बार वीर कौरी जो लास्ट की ने बन से ज्यादा अन्य थोड़ के हो, उदय सिंह से ज्यादा ही मोह बे के एक कहीं को तो थायो कोटियो उदय सिंह को, कहीं का थायो जूतियो, कोटिया जूतिया लेके और आहड़ उदयपुर के अंदर बड़के मरगी ले ले उदय सिंह को नाम, और वहां पे है महाराणा उदय सिंह की प्रतीकात्मक छतरी। प्रतीकात्मक छतरी क्यों बोलते हैं पता है क्या? महाराणा उदय सिंह की मूल छतरी तो गोगुंदा में, और महाराणा उदय सिंह की प्रतीकात्मक छतरी आहड़ में। प्रतीकात्मक छतरी का मतलब क्या है? महाराणा उदय सिंह की जो कुछ रानियां थी वो यहां पे सती हो गई थी, कोई कोटियों लेके, कोई जूतियों लेके, कोई कीन लेके, और वो स्थान कहलाया था महासतिया। क्या कहलाया? महासतिया। यहां पे सती हुई थी महिलाएं, क्या हुई? इनकी रानियां सती हुई। बोलना ना मैं तो सग गई जावांगा बन बिना को नहीं रहा। और आहड़ उदयपुर में इनकी क्या है? प्रतीकात्मक है क्षत्रिय। उदय सिंह का जब गोगुंदा के अंदर दाह संस्कार हो रहा था, तब इनके महाराणा प्रताप के मामा मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा, महाराणा प्रताप के नाना हैं अखेरा सोनगरा, मानसिंह सोनगरा भी आए हुए थे, ग्वालियर के राम सिंह भी आए थे, और अन्य सामंत भी आए हुए थे दाह संस्कार में। तो कहते हैं कि सामंतों ने वहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। क्या कर दिया? राज्याभिषेक, राजा घोषित कर दिया। पर ऐसी क्या घटना थी? तो उदय सिंह तो मरतो भी है ना, कुछ और कर गया। इनकी जो रानी ही जे को नाम की हो धीरबाई, धीरबाई का जो बेटों को नाम की हो जगमाल, दूसरे को नाम की हो अमर, तीसरे को नाम की हो समर। यार आज नाम भी है डंका रख लेता इनका। उदय सिंह का जो बेटा था जगमाल, धीरबाई का है, चैती थी। राजस्थान का इतिहास में जगह जगह एक नाम आओ भटियाणी रानी। क्या वे? भटियाणी रानी। जे राजा का भी आई है ने उनको इतिहास गड़बड़ करे, भटियाणी जे का भी आई उनको इतिहास है गड़बड़। तो धीरबाई जगमाल को राजा घोषित करवाती। महाराणा उदय सिंह जीवन के क्षणों में, अंतिम क्षणों में जब बीमार थे ना, तो यह धीरबाई पागो पकड़े बैठी रहती, बोल श्याणा थार सिर दबा दू, सिर दुख है तो हैं थारा पग दबा दू। महाराणा उदय सिंह कया करतो रे सिर कोनी मेरो गड़ो दबा दे तू, किसो सिर दबावेगी? तो आज जगमाल ने कया करती, देखे महाराणा प्रताप तो बिल्ला का नहीं अंडा है, बेन थे राजा बनाओगे वो राजा योग्य ही को नहीं। आपने जगमाल देखो कि तो फुट सोनो है थे, जगमाल ने राजा घोषित कर दो। महाराणा उदय सिंह सोचिए यार बात तो बड़ी शानी का है, प्रताप महाराणा प्रताप तो आधी बार राज दरबार में ही घूम रहे, और राज दरबार में तो जगमाल तो इन्हीं टाइम में रहे। और बोले धीरबाई बोली कि अपन लो जी को छोरो जगमाल है ना वो योग्य है। तो महाराणा उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? जगमाल को। अब जगमाल वहां का राजा बन के बैठ गया। सामंतों को ये बात रास नहीं आई, सामंतों ने जगमाल के जगह किसको घोषित कर दिया राजा? महाराणा प्रताप को। गोगुंदा की पहाड़ियों में महादेव डूंगरी में, महादेव डूंगरी एक वहां पे स्थान है, महादेव डूंगरी गोगुंदा के अंदर ही, महादेव डूंगरी के अंदर ही महाराणा प्रताप का वहां पे राज तिलक कर दिया जाता है। राज तिलक होता है 28 फरवरी 1572 को, गोगुंदा की पहाड़ियों में इनका राज तिलक हो गया। आ बात जब जगमाल ने बेरो पटे, सामंता जगमाल का पार लिया पूर कुट्टियन कहने जगमाल ने तो भाग उरस, और यहां से इसको पीट पटा के निकाल दिया।
अब यू खड़ जा, ओ जा अकबर कर, क्योंकि मियाँ की दौड़े मस्जिद तक। ये अकबर के पास गया। अकबर ने बोले साहब मैंने तो कूट के मेरा पूर देखो पाड़ के काट दियो। बोल क्यों टेंशन ले, जाजपुर को एक परगनो हो भीलवाड़ा में पड़ता है, और वो जाजपुर परगना किसको दे दिया, जगमाल को। किसको, जगमाल को। आगे ही जगमाल ने हथियार के रूप में काम में ले गो अकबर। कौन है, अकबर। अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ भी रखेगा इसको, और सिरोही के शासक राव सुल्तान के खिलाफ भी दंतानी के युद्ध में उतारेगा इसको। जब दंतानी के युद्ध पढ़ेंगे ना, बड़ा गजब इतिहास है दंतानी का युद्ध। जगमाल, राम सिंह और अकबर की सेना यानी राव सुल्तान, बूंदी के राव सुल्तान के बीच दंतानी का युद्ध हुआ 1583। उस दंतानी के युद्ध में जगमाल मारा भी गया था। अगली बात सुने, जयवंताबाई अखेरा सोनगरा की बेटी है, बेटा महाराणा प्रताप है। धीरबाई भटियाणी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री, ये बात बताई थी। एक है पुत्रो, एक जगमाल, एक आमर, एक है सागर, एक पच्चन और एक सीमा। अपन कोई मतलब को नहीं है, अपन नाम ध्यान रखनो जगमाल को, चाहे आमर हुए चाहे सम्मर हुए, अपन नाम याद रखनो जगमाल को। एक रानी ही सज्जाबाई, ए को बेटो हो शक्ति सिंह। क्यों, क्योंकि आका आगा पर महाराणा प्रताप को इतिहास पर डांगना है, तो महाराणा प्रताप को भी नाम आओगो, जगमाल को भी नाम आओगो, शक्ति सिंह को भी नाम आओगो, तो पतो तो होना चाहिए ए तीनों बेटाई उदय सिंह का है। जैन सबसे बड़ो गुण है प्रताप, 2 नंबर है जगमाल, फिर है शक्ति सिंह। कौन है, शक्ति सिंह। और एक वीरमदेव भी है। कौन है, वीरमदेव। पर अपा ने ज्यादातर महाराणा प्रताप, जगमाल और शक्ति सिंह को पढ़ना है। इसके बाद जी की बात है, मैं बात बताई कि उदय सिंह जीते जी महाराणा प्रताप के स्थान पे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करता है। और उदय सिंह की गोगुदा में दाह संस्कार के समय मैंने कहा था ग्वालियर का राम सिंह आया हुआ था, महाराणा प्रताप के मामा मान सिंह सोनगर आए हुए थे, और वहीं पे उनका राज तिलक कर दिया जाता है, राजा घोषित कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में। महाराणा प्रताप की कमर पे जो स्याही तलवार बांधी, वो बांधी थी रावत कर्षण दास, रावत कर्षण दास। ये सलुम्बर ठिकाने का सामंत था। सलुम्बर ठिकाने का सामंत ही मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करता था, स्याही तलवार बांधता था। आप बात लाखा से चल रही है, किसे, महाराणा लाखा से। इसके बाद जो बात आती है, जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है, और अकबर उसको जाजपुर परगना जागीर में देता है। दंतानी के युद्ध में 1583 के अंदर राव सुल्तान के साथ सिरोही के राव सुल्तान से लड़ते हुए लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन है, जगमाल। जगमाल दंतानी के युद्ध में मारा गया था। पूर पाड़ लिया कह का, जगमाल का। और जगमाल की कहानी जब आप ये पढ़ेंगे ना, जब बूंदी के चौहान पढ़ोगे, बूंदी के देवड़ा चौहान पढ़ोगे, तब बड़ा मजा आएगा साहब।